मिस्र की एक हसीनो जमील मलका जिसने कई बादशाहों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी सल्तनतों को ज़वाल का सामना करना पड़ा। क्लीयोपेत्रा ने रोम के किस बादशाह को अपनी जुल्फ़ों का असीर बनाया? इसने खुद को सांप से डसवाकर खुदकुशी क्यों की? आज हम इस वीडियो में क्लीयोपेत्रा की सैरअंगेज़ तारीख को जानने की कोशिश करेंगे। मिस्र की अजीमुश्शान तारीख क्लीयोपेत्रा के बगैर नामुमकिन है। क्लीयोपेत्रा को हुस्न की देवी, बेवफाई की अलामत और जहरीली नागिन जैसे अलकाबात दिए जाते रहे हैं। क्लीयोपेत्रा को इस जहान से गुजरे 2000 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। वो इतनी खूबसूरत और हसीन थी कि इसे देखने वाले लोग इसके हुस्न में गिरफ्तार हो जाते थे। जब वो पानी पीती तो पानी इसके खूबसूरत गर्दन से गुजरता हुआ बआसानी दिखाई देता। कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के दूध से नहाया करती थी। मिस्रियों के मुताबिक वो हुस्न की देवी थी जो क्लीयोपेत्रा की शक्ल में इस दुनिया में ज़ाहिर हुई थी। खूबसूरत औरतें यूँ तो दुनिया में पैदा होती रहती हैं, लेकिन क्लीयोपेत्रा जैसी शख्सियत शायद ही किसी को नसीब हुआ हो। अगर बेपनाह हुस्न के साथ साथ औरत को ज़हानत भी अता की गई हो तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। क्लीयोपेत्रा हुस्न की मलका तो थी ही, लेकिन इसके साथ ही कला की ज़हीन ही थी। इसने बड़े बड़े चालाक बादशाहों को अपनी जुल्फ़ों का असीर बना रखा था। क्लीयोपेत्रा मिस्र पर हुकूमत करने वाली 33वें ख़ानदान की आखिरी हुक्मरान थी। इसके जद्द अमजद सिकंदर आज़म का जर्नैल बतलीमूस था। इसने सिकंदर आज़म के मरने के बाद खुद मुख्तारी का ऐलान करके मिस्र पर कब्जा कर लिया था। इस ख़ानदान ने मिस्र पर 300 साल हुकूमत की। 51 कबल मसीह में जब क्लीयोपेत्रा के बाप का इंतकाल हुआ तो क्लीयोपेत्रा सिर्फ 17 साल की थी। मिस्र के रिवाज और कानून के मुताबिक खानदान की बड़ी लड़की तख्त की वारिस बन सकती थी, लेकिन इसके लिए इसको अपने छोटे भाई से शादी करनी थी। लिहाजा क्लीयोपेत्रा को अपने 12 साल भाई से शादी करना पड़ी और इस तरह ये दोनों मिस्र में तख्त नशीन हुए। दरअसल ये मिस्र का रवाज था और वहाँ एक बहन की भाई से शादी करना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। हुकूमत के तीसरे साल दीगर उमरा के भड़काने पर क्लीयोपेत्रा के भाई ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिया और उसने क्लीयोपेत्रा को जलावतन कर दिया। क्लीयोपेत्रा ने शाम जाकर हुकूमत दोबारा हासिल करने के लिए फौज इकट्ठी करना शुरू कर दी, लेकिन वो जानती थी कि जब तक किसी बड़ी ताकत का साथ नहीं मिलेगा वो मिस्र के तख्त को हासिल नहीं कर सकती। इसलिए इसने उस दौर के सबसे बड़े कुवत रोम के शहंशाह जूलियस सीजर से रब्ता किया। क्लीयोपेत्रा को किसी तरह मालूम हुआ था कि जूलियस सीजर खूबसूरत लड़कियों का दिलदादा है। क्लीयोपेत्रा खुद निहायत ही हसीन थी। इसने एक जुआ खेलने का फैसला किया। इसने खुद को एक कालीन में लपेटा और अपने एक खास आदमी के जरिए कालीन को जूलियस के दरबार तक पहुंचा दिया। ऐन मुमकिन था कि जूलियस सीजर इसे पकड़कर इसके भाई के हवाले कर देता और वो इसे कत्ल कर देता, लेकिन क्लीयोपेत्रा को अपने हुस्न और जूलियस के हुस्न परस्ती पर इतना एतमाद था कि इसने अपना ये आखिरी पत्ता खेलने का इरादा कर लिया था। जब जूलियस सीजर के सामने कालीन खोला गया तो इससे क्लीयोपेत्रा बरामद हो गई। क्लीयोपेत्रा के तवक्को के मुताबिक जूलियस सीजर इसके हुस्न का दीवाना हो गया। इसने इसके भाई के मुकाबले में क्लीयोपेत्रा की हमायत का ऐलान किया। जूलियस सीजर रोम का ताकतवर तरीन बादशाह था। क्लीयोपेत्रा ने जूलियस की मदद से मिस्र पर दोबारा कब्जा करके अपने भाई का काम तमाम कर दिया, लेकिन मिस्र की मलका बनने के बाद रवाज के मुताबिक इस मरतबा क्लीयोपेत्रा को अपने 11 साल भाई से शादी करना पड़ी। हुकूमत संभालने के बाद वो जूलियस सीजर के पास रोम चली गई और इसके दिल की रानी बन गई। जूलियस सीजर क्लीयोपेत्रा के पीछे इस कदर दीवाना हो गया कि इसने पूरी हुकूमत को अपने एक जर्नैल मार्क एंथोनी के हवाले कर दिया और ख़ुद दिन रात क्लीयोपेत्रा के साथ अय्याशियों में मशगूल हो गया। लेकिन जल्द ही एक साजिश के जरिए जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद क्लीयोपेत्रा मिस्र वापस लौट गई। कहा जाता है कि मिस्र वापस पहुंचने के बाद इसने अपने भाई को भी जहर देकर मरवा दिया था।
जूलियस सीजर के बाद रोम में खाना जंगी शुरू हो गई। सीजर का करीबी दोस्त एंथोनी दावेदार की हैसियत से सामने आया। क्लोपेत्रा ने इस जंग में किसी की भी हिमायत नहीं की, जिस पर मार्क एंथोनी ने इसे बुलाकर इसकी वजह जाननी चाहिए। लेकिन जब क्लोपेत्रा अपने तबाहकुन हुस्न को लेकर इसके सामने आई तो वो भी इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया और इसके साथ मिस्र आ गया। क्लोपेत्रा के साथ कुछ अरसा गुजरने के बाद इसे रोम वापस लौटना पड़ा। इसके जाने के बाद क्लोपेत्रा ने इसके जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 32 कबल मसीह में ऑगस्टस ने मार्क एंथोनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लिहाजा जब मार्क की शिकस्त यकीनी हो गई तो क्लोपेत्रा ने एंथोनी को मिस्र वापस लौटने का मशवरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो मिस्र के लिए रवाना होता, मार्क एंथोनी के पास ये झूठी खबर पहुंचाई गई कि क्लोपेत्रा को कत्ल कर दिया गया है। दिल गिरफ्तार होकर एंथोनी ने खुदकुशी कर ली। ऑगस्टस रोम की तरफ एक अजीम फौज लेकर बढ़ रहा था। क्लोपेत्रा को यह खबर मिली कि ऑगस्टस फतह के बाद रोम के बाजारों में क्लोपेत्रा की नुमाइश करवाने का इरादा रखता है। लिहाजा इसने खुद को सांप से डसवा कर 40 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली। यूं मिस्र की तारीख का एक बाब बंद हो गया। क्लोपेत्रा अपने हंगामा अंगेज जिंदगी के मुतालिक न सिर्फ तारीख की किताबों में हमेशा के लिए जिंदा जावेद हो गई, बल्कि क्लोपेत्रा ने तारीख में खुद को अजीबोगरीब, सहरंगेज, हुस्न की मलका और हवस की पुजारन के तौर पर पेश किया, जिसने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने हुस्न को इस्तेमाल किया था। इसकी साजिशों से बहुत सी सल्तनतें ज़वाल पजीर हुईं और बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। क्लोपेत्रा को कई मुसन्निफीन ने अपनी तख्लीकात का हिस्सा बनाया और शेक्सपियर जैसे मुसन्निफ ने क्लोपेत्रा की शख्सियत पर ड्रामे लिखे और कई मशहूर फिल्में भी बनाई गईं। आज के कई कॉस्मेटिक ब्रांड और मेकअप की दुनिया क्लोपेत्रा की ही देन है, क्योंकि मेकअप की ईजाद क्लोपेत्रा ने ही की थी और इस ज़मीन पर वो पहली औरत थी जो अपने नाखून और होंठ सुर्ख करती थी। क्लोपेत्रा एक बाहिम्मत और चालाक औरत थी। अगर जूलियस सीजर ना मरता तो ये करीब तरीन पूरे रोम को अपने कब्जे में ले चुकी होती, जो बड़े बड़े जांबाज नहीं कर पाए थे।